आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं आपके बाल विकास की क्लास करेंगे। सीडीपी यानी बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी की क्लास की बात करेंगे। इस क्लास में दोस्तों हम टॉप 20 क्वेश्चंस करेंगे आपके सिलेबस, आपके एग्जाम पैटर्न के अकॉर्डिंग। बाकी सभी क्लासेस चल रही हैं, जिसका आई बटन पे प्लेलिस्ट भी आप सभी लोगों को मिल जाएगा। तो देर न करते शुरुआत करेंगे। आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग प्रत्येक क्लास चल रही है और इसमें टॉप 20 क्वेश्चन में से आप लोग सभी लोगों को फीडबैक करना है और बताना है इस क्लास में 20 क्वेश्चन में आपका स्कोर क्या होगा। समझिए आपका आज पेपर है और ये क्लास हो रही है। दो कंसेप्ट की यह क्लास है, दो कंसेप्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को कंबाइन किया गया है, साथ ही साथ में आपके पेपर में आए हुए प्रश्नों को भी कंबाइन किया गया है। तो चलिए ध्यानपूर्वक देखते हैं। पहला प्रश्न क्या है, इन मनोवैज्ञानिकों में से किसने दो आयामों अंतर्मुखी बहिर्मुखी के आधार पर व्यक्तित्व का एक सिद्धांत विकसित किया। यानी कि दो आयाम अंतर्मुखी बहिर्मुखी, ये दो आयाम होते हैं, इन्हीं के आधार पर व्यक्तित्व का एक सिद्धांत विकसित किया। सिगमंड फ्राइड, ये दोनों मनोवैज्ञानिक हैं। कार्ल युंग, एरिक कर्म या हैंस आइजेंग की बात कर, राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? देखिए दोस्तों, वे मनोवैज्ञानिक जिसने दो आयामी अंतर्मुखी बहिर्मुखी के आधार पर व्यक्तित्व के एक सिद्धांत विकसित किया, हैंस आइजेक। आइसेक की बात करेंगे, आइजेक की बात होती है। फोर्थ ऑप्शन इज द राइट आंसर। ये एमपी टेट 2018 में आया हुआ प्रश्न। अगला प्रश्न देखते हैं। फ्राइड के अकॉर्डिंग, फ्राइड के अनुसार आनंद सिद्धांत पर व्यक्तित्व का कौन सा भाग संचालित होता है? आनंद जो होता है, फ्राइड ने जो आनंद दिया है, आनंद जो है, आनंद सिद्धांत पर, आनंद जो है सिद्धांत पर व्यक्तित्व का कौन सा भाग संचालित होता है? अहम आदर्श यानी ईगो आइडल, परा अहम अर्थात सुपर ईगो, पहचान मतलब आईडी, अहम यानी ईगो, ईद ईगो सुपर ईगो आपने पढ़ा होगा। ईगो सुपर ईगो यानी अहम आदर्श, अहम आदर्श और पराहम, ईद ईगो सुपर ईगो। इसमें से आनंद सिद्धांत व्यक्तित्व का जो भाग संचालित करता है वह कहलाता है पहचान या आईडी। ये द राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों कि व्यक्तित्व के किस पहलू से बच्चे के आउटगोइंग अर्थात निर्गामी होने की संभावना बढ़ जाती है? बहिर्मुखता, समाजीकरण, अंतर्मुखता या स्नायु विकृति की बात हो रही है। ये आपके एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है और इसी प्रकार के पूछे जाते हैं, इसलिए ध्यानपूर्वक समझिएगा, माइंड की मेमोरी में सेव कर लीजिएगा मेरे प्यारे प्यारे भाइयों की प्यारी प्यारी बहनें, गृहिणी, टीचर्स, ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। तो व्यक्तित्व के जिस पहलू में बच्चे के आउटगोइंग अर्थात निर्गामी होने की संभावना बढ़ जाती है वह कहलाता है बहिर्मुखता। व्यक्तित्व के बहिर्मुखी में क्या होता है, बच्चे आउटगोइंग होने की संभावना बढ़ जाती है। बहिर्मुक्त मतलब वाचाल प्रवृत्ति होना, बातचीत करना, और आउटगोइंग इनका संबंध दोनों है। बहिर्मुखता और इनकमिंग का संबंध अंतर्मुखता से हो जाता है। इसी प्रकार से आइए बात करेंगे अगले प्रश्न की, जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दिया गया है कि व्यक्तित्व को किसके दृष्टिकोण के आधार पर मापा जाता है? आप सभी लोग जानते हैं, क्या वह चित्राक्षर विषय है जिसे हमें आइडियोग्राफिक बोलते हैं, सामाजिक कट्टरपंथी है, सतही कट्टरपंथी है, या निमानवेशी उपागम न्योमोस्फी? तो कट्टरपंथी शब्द अपने आप में पेडागोजी में नेगेटिव हो जाएगा, तो ये दोनों तो हो नहीं सकते। तो व्यक्तित्व को किस दृष्टिकोण के आधार पर मापा जाता है? तो चित्राक्षर विषयक, आइडियोग्राफी, केवल आइडियोग्राफी तो ये भी नहीं होगा। फिर हमारा हो जाएगा निमानवेशी उपागम, जिसे हम नोमोथेटिक बोला जाता है। तो निमानवेशी उपागम इज द राइट आंसर, अर्थात व्यक्तित्व को निमानवेशी उपागम दृष्टिकोण के आधार पर मापा जाता है। फोर्थ ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया कि रेमंड कैटल का 16 पीएफ क्या होता है? 16 पूर्णतावाद कारक, व्यक्तित्व, 16 व्यक्तिवादी कारक, 16 व्यक्तिगत तत्व। ये अक्सर पूछा गया, प्रत्येक एग्जाम में आता है। 16 पीएफ परीक्षण कई रूपों में पूछा जाता है, लेकिन इसका जिक्र आएगा, ये ध्यान रखिएगा। तो रेमंड कैटल का है, पहली बात तो ये जान लीजिए। तो रेमंड कैटल का 16 पीएफ ये है क्या चीज़ दोस्तों, ये पहली बात जानना बहुत ज़रूरी है। तो ये दोस्तों एक व्यक्तिवादी कारक हो जाता है। 16 पीएफ क्या है? एक व्यक्तिवादी कारक। क्या क्या चीज़ है ये थोड़ा डिटेल से जान लेते हैं, क्योंकि एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है। 16 व्यक्तित्व कारक प्रश्नावली 16 पीएफ रेमंड बी कैटल द्वारा और मॉरिस तासुओका और हर्बर्ट एवर द्वारा कई दशकों से अनुभवजन्य शोध में विकसित एक स्व रिपोर्ट किया गया व्यक्तित्व परीक्षण है।
16 व्यक्तित्व का एक माप प्रदान करता है और इसका उपयोग मनोवैज्ञानिकों और अन्य मानसिक स्वास्थ्य पेशेवरों द्वारा मनोरोग विकारों में निदान में किया जाता है। तो 16 परीक्षण किस लिए किया जाता है? मनोरोग के विकारों को निदान में मदद करने के लिए 16 परीक्षण का प्रयोग किया जाता है। और आप ये भी जानते हैं यह एक नैदानिक उपकरण के रूप में भी किया जाता है और रोग का निदान और चिकित्सा योजना में यह क्या करता है? 16 परीक्षण मदद करता है, हेल्प करता है। तो आइए बात करेंगे अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न बहुत अच्छा प्रश्न पूछा गया है कि बड़े 5 व्यक्तित्व लक्षणों को किसके नाम से भी जाना जाता है? तो जो सबसे बड़े 5 व्यक्तित्व लक्षण हैं उसको ब्रूक स्केल के नाम से जाना जाता है, रिवर स्केल, ओशियन स्केल या कनोई स्केल के नाम से जाना जाता है। तो आप सभी लोग जानते हैं जो बड़े 5 व्यक्तित्व लक्षण हैं उनको दोस्तों ओशियन स्केल के नाम से भी जाना जाता है। ये एमपीटेट में आया हुआ प्रश्न है, ध्यानपूर्वक समझिएगा। अगला प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट क्यों है आइए पहले जान लेते हैं प्रश्न को कि जब व्यक्तित्व को मापने के लिए निम्न विधि का उपयोग किया जाता है तो व्यक्ति की वंशावली के बारे में एक विस्तृत जानकारी एकत्र हो जाती है। अर्थात जब किसी व्यक्ति को मापने के लिए जिस विधि का उपयोग किया जाता है उसमें क्या होता है, व्यक्ति की जो वंशावली होती है उसके बारे में एक विस्तृत जानकारी एकत्र हो जाती है। क्या वह विधि साक्षात्कार है, केस हिस्ट्री है, प्रक्षेप परीक्षण या प्रश्नावली है? तो आप सभी लोग जानते हैं, ज्ञानी सब व्याख्याता लोग हैं, भावी अध्यापक अध्यापिकाएँ हैं, जायसवाल सर, आप सभी का अभिनंदन और स्वागत करते हैं। साथियों, जब व्यक्तित्व को मापने के लिए केस हिस्ट्री विधि का उपयोग किया जाता है तो व्यक्ति की वंशावली के बारे में एक विस्तृत जानकारी एकत्र हो जाती है। क्योंकि व्यक्ति के वंशावली में जानना है तो वंशावली कैसे जानेंगे? केस हिस्ट्री जब खोलेंगे, ठीक है, इतिहास जब होगा तभी तो हम उसके वंशावली के बारे में विस्तृत जानकारी एकत्र कर सकते हैं। तो विस्तृत जानकारी उसके वंशावली यानी पिछला रिकॉर्ड देखना तो हिस्ट्री पे जाएंगे, इतिहास पे जाएंगे, तो इसलिए केस हिस्ट्री इज़ द राइट आंसर। तो लॉजिकल ट्रिक भी आप लोगों को लगाना है थोड़ा बहुत। अगला प्रश्न देख लेते हैं। ये सारे प्रश्न आपके एग्जाम में आए हुए प्रश्न हैं, इसलिए ध्यानपूर्वक समझिएगा और फीडबैक कीजिएगा। साथियों, अल्बर्ट बंडूरा व्यक्तित्व के किस परिप्रेक्ष्य के प्रस्तावक थे? मानवतावादी, व्यवहारवादी, मनोविश्लेषण या सामाजिक संज्ञानात्मक की बात कर रहे हैं। देखिए, जब भी अल्बर्ट बंडूरा का जिक्र होगा, इनके व्यक्तित्व परिप्रेक्ष्य प्रस्तावक का जिक्र होगा तो सामाजिक संज्ञानात्मक की बात आएगी। क्यों आएगी? क्योंकि अल्बर्ट बंडूरा द्वारा व्यक्तित्व के सामाजिक संज्ञानात्मक परिप्रेक्ष्य के क्या थे? प्रस्तावक थे। इसलिए आपका सामाजिक परिप्रेक्ष्य इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न यहाँ पे दिया गया, स्थेनिक नामक व्यक्तित्व किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? फ्रॉयड, सेल्डन, क्रेसमर या जुंग की बात कर रहे हैं? सभी लोग बताइएगा। तो स्थेनिक नामक व्यक्तित्व किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था? सभी लोग बताइए। तो जब भी स्थेनिक नामक व्यक्तित्व अगर प्रश्न पूछा जाए तो क्रेसमर इज द राइट आंसर। क्या करना आपको? क्रेसमर इज द राइट आंसर। किसी भी प्रश्न पर डाउट है बेफिक्र आप लोग कमेंट कर सकते हैं, फीडबैक कर सकते हैं। जायसवाल सर, आप सभी का अभिनंदन और स्वागत करते हैं। साथियों, बड़े 5 मॉडल में व्यक्तित्व के प्रकार के आधार पर विशिष्ट किए जाते हैं। सांस्कृतिक व्यक्तित्व, व्यक्तिगत विशिष्टता, भाविक बौद्धिकता या सत्र आधारित। यह दूसरा इस प्रकार का प्रश्न है। तो बड़े मॉडल में व्यक्तित्व के प्रकार के किस आधार पर विशिष्ट किए जाते हैं? तो व्यक्तित्व जो व्यक्तिगत विशिष्टता होती है, जो बड़े 5 मॉडल हैं व्यक्तित्व के प्रकार में, तो व्यक्तिगत विशिष्टता के आधार पर जो है विशिष्ट किए जाते हैं। क्योंकि व्यक्तित्व के प्रकार दिए गए हैं इसलिए व्यक्तिगत जो है विशिष्टता होगी। आइए बात करेंगे अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न बहुत अच्छा प्रश्न दिया गया है और बहुत अच्छा आप लोगों को फीडबैक भी करना है कि MPPI परीक्षण का उपयोग निम्न में से किसके मापन के लिए किया जाता है? MPPI शायद आपने ना पढ़ा हो। ये एक ऐसा परीक्षण है जिसमें व्यक्तित्व, सृजनात्मकता, संप्राप्ति या बुद्धि किसका मापने के लिए किया जाता है। तो MPPI जो परीक्षण है दोस्तों, यह आपके व्यक्तित्व मापन के लिए होता है। किसके लिए? व्यक्तित्व मापन के लिए। एमपीटेट 2018 के पेपर में आया हुआ प्रश्न है। 18 का पेपर आपने दिया होगा तो आपको पता होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से ग्रंथियों के आधार पर व्यक्तित्व के विभिन्न प्रकारों की चर्चा किसने की? क्रेसमर ने, कैनन ने, स्प्रेंजर ने या जुंग ने की? सभी लोग बताइए किसने की है। तो ग्रंथियों के आधार पर व्यक्तित्व के विभिन्न प्रकारों की चर्चा स्प्रेंजर ने की। स्प्रेंजर ने क्या की है? ग्रंथियों के आधार पर व्यक्तित्व के
विभिन्न प्रकारों की चर्चा की। इसमें देखिए ग्रंथियों में आधा ना है और स्पंजर में भी आधा ना है, तो आधा ना का दोनों का इसमें कनेक्टिविटी है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाला पर्यावरणीय कारक कौन सा है? सामाजिक कारकम, सांस्कृतिक कारकम, संवेगात्मक कारक या ये सभी हो जाते हैं? तो आप भली बात अच्छे तरीके से जानते हैं, क्योंकि आप सभी लोग ज्ञानी सर्वव्याख्याता लोग हैं, कि व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाला पर्यावरणीय कारक अगर पूछा जाता है तो सामाजिक कारक भी पर्यावरण में आता है, सांस्कृतिक भी आता है और संवेगात्मक भी आ जाता है। पर्यावरण में तो हमारे चारों तरफ का आवरण, जो भी चीज़ें हो रही हैं सब कुछ आ जाती हैं, इसलिए ये सभी ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाए। नो डाउट सभी लोग समझ गए होंगे। आइए बात करेंगे आपके अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न बहुत ही प्यारा सा प्रश्न है, प्यारा प्रश्न है क्योंकि ये 1 नंबर आपको देने वाला है, संभावित प्रश्न है आपके एग्जाम के जैसे कि बच्चा किस उम्र में भाषा की समझ दिखाना शुरू कर देता है? जन्म से ही करता है, 3 महीने से, 6 महीने से या 9 महीने से करता है? तो बच्चा जिस उम्र में भाषा की समझ दिखाना शुरू कर देता है वह कहलाता है 6 महीने। जब बच्चा 6 माह का हो जाता है तब से बच्चा जो है भाषा की समझ दिखाना शुरू कर देता है। हो सके तो आप प्रैक्टिकली भी आप देख सकते हैं। अगला प्रश्न है, कई तरीकों में से एक तरीका है जिसके माध्यम से संस्कृति विकास को प्रभावित करती है। धर्म, भाषा, संदर्भ, परिवेश। एक शिक्षक के रूप में बताइए ऐसा इनमें से चारों में से कौन सा एक माध्यम है जो संस्कृति जो है विकास को प्रभावित करे? तो संस्कृति विकास किससे प्रभावित कर सकती है? भाषा से। इनमें से कई तरीकों में से एक तरीका है जिसके माध्यम से संस्कृत विकास को प्रभावित करती है, वह तरीका है भाषा इज द राइट आंसर। सभी लोग समझ गए? बहुत बहुत धन्यवाद सभी का। आइए बात करते हैं अगले प्रश्न की। दोस्तों वाइगोस्की के अनुसार बच्चे की भाषा और विचार विकसित होते हैं, एक दूसरे से स्वतंत्र होकर बाद में आपस में सम्मिलित हो जाते हैं, एक दूसरे से स्वतंत्र होकर सभी संस्कृतियों पर समानता में होते हैं या बच्चे के विकास के साथ होते हैं। तो वाइगोस्की के अनुसार देखा जाए बच्चे की भाषा और विचार जो विकसित होते हैं किसके अनुसार होते हैं? देखिए जब भी वाइगोस्की का जिक्र होगा ना तो एक चीज़ हम अक्सर याद रखेगा, कहीं कहीं सामाजिकता की बात आती है, एक दूसरे की मेल भावना की बात आती है। अर्थात वाइगोस्की के अनुसार बच्चे की भाषा और विचार किस प्रकार से विकसित करते हैं? एक दूसरे से स्वतंत्र होकर बाद में आपस में सम्मिलित हो जाना। स्वतंत्र हो जाना भर ज़्यादा जरूरी नहीं है, संस्कृतियों में समानता, बच्चे के विकास, लेकिन सबसे ज़्यादा जरूरी एक दूसरे से स्वतंत्र होकर बाद में क्या है? आपस में सम्मिलित हो जाना। ये बच्चे की भाषा विचार इससे ज़्यादा विकसित होते। अगला प्रश्न, खालिस्तान किसको वैचारिक परिवर्तन प्राप्त करने में प्रभावी पाया गया है? पाठ आधारित अध्ययन प्रणाली, प्रयोगशाला, डिस्कवरी अधिगम या विसंगति का पता लगाना। तो किसको जो है वैचारिक परिवर्तन प्राप्त करने में प्रभावी पाया गया है? सभी लोग बताइएगा। तो वह कहलाता आपका विसंगति का पता लगाना। 4th ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न की बात करेंगे। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर दिया गया कि ऐसे परीक्षण क्या कहलाते हैं जो भाषा आधारित तर्क शक्ति पर निर्भर करते हैं? परिशुद्धता परीक्षण, संस्कृति अनुकूलन परीक्षण, मौखिक परीक्षण या सांकेतिक परीक्षण की बात हो रही। तो आप सभी लोग जानते हैं ऐसे परीक्षण जो भाषा आधारित तर्क शक्ति पर जो है निर्भर करते हैं वह हमारे मौखिक परीक्षण कहलाते हैं। 3rd ऑप्शन इधर राइट आंसर हो जाएगा। आइए बात करते हैं साथियों अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है, भाषाई नियमों का वह कौन सा समुच्चय है जो संचार के लिए भाषा के प्रयोग को नियंत्रित करता है? व्याकरण, स्वनिम, उपयोगितावाद या वाक्य विज्ञान। आप सभी लोग जानते हैं जब भाषा के नियमों की समुच्चय की बात की जाती है जो संचार के भाषा के प्रयोग को नियंत्रित किया जाए तो वह कहला जाता है कौन सा? सभी लोग बताइए कौन सा कहला जाएगा? व्याकरण कहलाएगा, स्वनिम कहलाएगा, उपयोगितावाद कहलाएगा या वाक्य विज्ञान हो जाएगा? तो यहाँ पे आप लोगों का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? और वह आपका हो जाएगा उपयोगितावाद इज द राइट आंसर। इसके बाद साथियों हम बात करेंगे आपके अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है, इस क्लास का अंतिम प्रश्न है, विकल्पों में से भाषा और विचार एक साथ क्या बनते हैं? मौखिक चिंतन, दृश्य चिंतन, उपयोगिता या स्थानिक चिंतन। सभी लोग बताइएगा। विकल्पों में से भाषा और विचार एक साथ क्या बनते हैं? मौखिक चिंतन, दृश्य चिंतन, उपयोगिता या आपके स्थानिक चिंतन। ये सभी के लिए मॉक क्वेश्चन दिया रहा है, इसका आंसर आपको कमेंट करके बताना है। साथ साथ 20 में से आपका कितने स्कोर सही हुए, आपके कितने आंसर सही हुए, ये भी आपको कमेंट करके बताना, फीडबैक करके बताना। बाकी सभी क्लासेस चल रही हैं, प्लेलिस्ट बना दिए गए, ज्वाइन कीजिए, प्रिपरेशन को मजबूत कीजिए और इस बार तैयारी इस तरह से कीजिए कि 101% एग्जाम को फतेह होके।
तो धन्यवाद सभी का। ये मिलते हैं आपकी अगली क्लास पर। जय हिंद, वंदे मातरम।